This is our next chapter, development, chapter number 13, development experience of India, a comparison with neighbors. ठीक है, अब हम इसमें इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसा डेवलपमेंट रहा इंडिया का कंपेयर टू नेबर कंट्री, जो हमारे अगल बगल की कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो आसपास इंडिपेंडेंस पाया जिन्होंने, उनके से हम कंपेयर करेंगे कि हमारा डेवलपमेंट कैसा रहा। तो हम मेनली चाइना, पाकिस्तान इन सबसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ऑल थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर, जैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीन कंट्रीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ऑल दीज थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर पाथ ऑफ डेवलपमेंट एट सेम टाइम। सारी तीनों कंट्रीज़ का जो पाथ था डेवलपमेंट का, जो उन्होंने शुरुआत किया था, वो लगभग एक ही साथ किया था। इंडिया और पाकिस्तान को सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, और रिपब्लिक ऑफ चाइना को क्या था 1949 में मिला था। ठीक है, ऑल दीज थ्री कंट्रीज़ इन्होंने अपना प्लानिंग जो है साथ में स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने 1951 में स्टार्ट किया था, चाइना ने 1953 और पाकिस्तान ने 1956 आसपास था। नेक्स्ट है, चाइना और पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकनॉमी। मैंने आपको बताया मिक्स्ड इकनॉमी क्या होती है, जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया था पिछले चैप्टर्स में, मैंने आपको बता दिया है मिक्स्ड इकनॉमी, कैपिटलिस्ट इकनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी, ये सब क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। मिक्स्ड इकनॉमी में क्या होता है, सिंपल सा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था, चाइना ने अडॉप्ट किया था स्टैटिज्म। ठीक है, स्टैटिज्म क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, पब्लिक सेक्टर, इस सब में सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान और चाहे आपका चाइना हो, सब में पब्लिक सेक्टर को स्पेशल रोल असाइन किया गया था। मैंने आपको इसके बारे में भी पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, कैसे पब्लिक सेक्टर को की रोल प्ले किया गया था। ठीक है, तीनों इकनॉमीज़ में, चाहे वो इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाहे वो चाइना हुआ, तीनों में जो सरकार थी उसको, सरकारी कंपनियाँ थी या सरकार का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा था। क्यों था, समझिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए था क्योंकि कोई भी प्राइवेट लोग, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया था उस समय, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा लो थी। चीज़ों की डिमांड लो है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ये सोच के कि जब ये मार्कर बिक ही नहीं रहा है तो मैं इसकी फैक्ट्री लगा के क्या करूँगा, क्योंकि लेकिन फैक्ट्री तो लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री लगाने से ही लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा और लोग इस चीज़ की डिमांड, मार्कर की डिमांड करना शुरू करेंगे। तो इसलिए सरकार को फैक्ट्री लगाना पड़ा। सरकार के पास ही ये दम था, सरकार ही ये कर सकती थी कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सके अपनी तरफ से। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लगा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें था। और चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था, स्टैटिज्म अडॉप्ट किया था। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, चाइना ने अडॉप्ट किया था स्टैटिज्म। स्टैटिज्म एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे सारा कोई भी चीज़, चाहे वो सोशल अफेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल अफेयर हो, कुछ भी आपको करना है वो सारी चीज़ें सरकार के हाथ में रहती हैं। सारे रिसोर्सेज, सारे सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, और ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरह होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सब कुछ सरकार करती है, सारी फैक्ट्रियां सरकार बैठाती है, सारे सामाजिक कामों में सरकार इंटरफेयर करती है, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है आपका कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। पहला डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हम चाइना का पढ़ेंगे कि चाइना ने कैसे डेवलपमेंट किया। चाइना डिसीजन रिलेटेड टू ऑल सेक्टर आर। अच्छा, चाइना ने किस टाइप का इकोनॉमी अपनाया, चाइना ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अपनाया। इसका एक और नाम क्या है, स्टैटिज्म। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ टाइप ऑफ इकोनॉमी में कि क्या होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज, सब कुछ, जमीन जायदाद, सब कुछ सरकार के पास हो, सरकार किसी का भी घर तोड़वा के कब्जा कर ले, सरकार के हाथ में सब कुछ हो, सारे रिसोर्सेज उस कंट्री के, वो कंट्री कहलाती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है, तो चाइना में ये डिसीजन लिया गया कि सारे सेक्टर, सब कुछ सरकार के हाथ में रहेंगे। कोई भी, अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी अगर वो कुछ फैक्ट्री बैठाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, कितने सामान बनाना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, तो वो सब गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, 1958 में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया, चाइना में लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद क्या था, मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाइना ने कहा कि बैकवर्ड एरियाज में सब लोग क्या लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, सबको पैसे देगी चाइना।
चाइना सरकार, ठीक है, इस प्रोसेस ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, चाइना का जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए चाइना ने ये कैंपेन चलाया। और चाइना ने जनरली इस कैंपेन को कहा कि आप बैकवर्ड जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाइए, ताकि जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बैलेंस रहे। रीजनल डेवलपमेंट मतलब ऐसा ना हो कि भारत की तरह मुंबई बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए और गोरखपुर उतना डेवलप कर ही ना पाए। इसीलिए चाइना ने कहा कि आप बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाइए, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से, ठीक है। चाइना ने बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगवा के वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाया और वहाँ पे चीज़ों का डिमांड होने लग गया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग गया, ये सब होने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट जो 1965 में, ठीक है, मेओ टंगस्टंग ने चेयरमैन थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर, ठीक है, रिवॉल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया था 1965 में, ठीक है। और ये चला था लगभग 1976 तक चला था ये, ठीक है। इस रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टूडेंट और जितने प्रोफेशनल थे, वकील वगैरह जो थे, डॉक्टर थे, इन लोग को कहा गया कि ये लोग गांव में जाके काम करें। इन लोग को कहा गया कि ये लोग कहाँ जाके काम करें, गांव में जाके काम करें और गांव का एरिया का तौर तरीका सीखें, ठीक है। इससे क्या होगा, चाइना ने उन लोग को वहाँ पे भेजा गांव में, डॉक्टर्स वगैरह को, स्टूडेंट्स को, तो गांव में उन्हें रहने का एक क्या हासिल हुआ, एक एक्सपीरियंस हासिल हुआ। और सब जगह का, जैसे लोग अब कुछ लोग गांव में बस गए, कुछ लोग शहर में आ गए, तो इससे क्या हो गया, वहाँ पे हर जगह का बराबर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये चाइना का मेन मकसद था। दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड हेल्प्स अदर इन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और ये सब चीज़ों ने, प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स ने रूरल एरिया का प्रॉब्लम क्या है ये जाना और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हटाया और डेवलपमेंट के पाथ पे अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया। द गवर्नमेंट ऑफ चाइना हैज़ इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन 2 phases। 2 तरीके से गवर्नमेंट ने रिफॉर्म को मतलब जो भी चेंजेस है उसको इंट्रोड्यूस किया है। पहला जो इनिशियल फेज है रिफॉर्म का, वो एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड का इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का है, ठीक है। और इन सारे में जो एलोकेशन ऑफ लैंड है, जनरल पब्लिक को एलोकेशन ऑफ लैंड मतलब कि ज़मीन देना एग्रीकल्चर के लिए या कुछ भी फैक्ट्री बैठाने के लिए, ठीक है, वो सब सरकार के हाथ में था। और मिनिमम अमाउंट सरकार ने कहा कि जो एग्रीकल्चर करेगा, एग्रीकल्चर के लिए जिसको लैंड चाहिए उसको मिनिमम टैक्स देना होगा। और दूसरा जो फेज था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया सरकार ने, सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरकार ने कहा कि प्राइवेट फर्म्स हैं वो विलेज एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाएं। प्राइवेट फर्म जितने हैं वो जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना चाहते हैं वो बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाएं, ताकि हर जगह का बराबर डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट और क्या अपनाया इसने, चाइना ने ड्यूल प्राइस सिस्टम अपनाया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट, जैसे फार्मर ने अगर 10 किलो वीट उगाया है और इंडस्ट्रीज अगर ये 10 किलो वीट खरीद रही है, तो ये दोनों इनपुट और आउटपुट फिक्स प्राइस पे बेचेंगे इस 10 किलो तक। बस इस 11, 12, 13 किलो जितना एक्स्ट्रा है वो फार्मर अपने हिसाब से बेच सकता है कितने मार्केट प्राइस पे, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिट तक बाई और सेलिंग फिक्स क्वांटिटी में रहेगा और फिक्स उसका प्राइस रहेगा, ठीक है। कुछ यूनिट तक, मान लीजिए 10 किलो तक, ठीक है, उसके बाद वो मार्केट प्राइस पे वो सब बेच खरीद सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहते हैं ड्यूल प्राइस सिस्टम। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया ताकि फॉरेन बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इट रिफर्स टू अ रीजन दैट हैज़ इकोनॉमिक लॉज। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक लॉस डिफरेंट होता है, मतलब जो कानून होता है इकोनॉमिक का, जो धंधा करने के लिए या जो बिजनेस करने के लिए जो कानून होता है वो अलग होता है उस कंट्री का, उस एरिया में। जैसे वहाँ पे चीप लेबर मिल जाएंगे, लो रेट ऑफ टैक्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पे होगी। ये सब क्या था, इकोनॉमिक जोन का एक फीचर है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया ताकि बाहर से लोग आएँ और इन्वेस्ट करें। जब उनको सस्ता रिसोर्सेज मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करेंगे बाहर से आके। तो दिस वाज अबाउट योर डेवलपमेंट ऑफ चाइना। चाइना का हमने देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ थी कि सारी जो तीनों कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, उन्होंने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी फॉलो की थी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मैंने पहले आपको बताया दिया है, चैप्टर नंबर 3 या 4 में था ये, कि जिसमें
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हमारे जो देश की इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो। वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसमें क्या था, हम अपना सामान खुद बनाएंगे और बाहर से हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देते थे, मतलब इंपोर्ट की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे, अपना खुद का बनाया हुआ है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान देंगे, बाहर सामान भेजने पे ज़्यादा ध्यान देंगे अपनी कंट्रीज में बना के, ठीक है। तो ये था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसको तीनों ने फॉलो किया था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान का पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही में इंडिपेंडेंस मिला था पार्टीशन होने के बाद, आपको पता ही होगा। दोनों ने मिक्स इकोनॉमी फॉलो की थी, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं मिक्स इकोनॉमी, मैंने आपको पहले बता दिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1953 में चाइना में, जहाँ पे HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी हमने पहले पढ़ चुका है कि जहाँ पे HYV सीड्स का, हाई यील्डिंग सीड्स का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, न्यू टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन हुआ था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ठीक है। वीट और राइस वगैरह का जो है प्रोडक्शन बढ़ा था, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बता ही दिया है कि बाहर से हम कुछ नहीं मंगाएंगे। पाकिस्तान कहा कि हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट नहीं कराएंगे, इंपोर्ट की जगह हम कुछ और कर लेंगे। अगर मुझे इस मार्कर की जरूरत है और ये मार्कर चाइना से आता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों ने कहा, पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि इस चाइना को हम नहीं, चाइना से नहीं मंगाएंगे, हम अब उन्हीं के देश में वो बनाएंगे, अपना खुद का मार्कर बनाएंगे। ये होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स पे टैरिफ, टैक्स वगैरह का प्रोडक्शन उन्होंने दिया, एंड सो ऑन, ऐसा करते गए। आफ्टर 1988 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब कि पहले क्या था कि सब पब्लिक सेक्टर के हाथ में था सब कुछ, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा रखा था, बाहर से इंपोर्ट नहीं कराते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट करना चाहते थे, बाहर की कंट्रीज़ को मौका नहीं देते थे कि वो उनके देश में जाके इन्वेस्ट करें। तो 1988 में पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर बाहर से अब उन्होंने अलाउ किया कि फॉरेनर्स आएँ, उनके इन्वेस्ट करें, और उन्होंने इंपोर्ट कराना शुरू किया, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को बाहर से मंगाना शुरू किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में ये सब आता है, ठीक है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान रिसीव किया, फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव करता है वेस्टर्न नेशन से, और रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जितनी वहाँ से भी मिलता है उसको, वहाँ से उसका इकोनॉमी का बूस्टअप होता है। अगर हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। इस चैप्टर को ज़्यादा मैं फोकस में नहीं लेकर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के बारे में ही मैं न कुछ आपको बताना चाहता हूँ, न मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानें, क्योंकि ये कंट्रीज़ जानने लायक नहीं है, इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने लायक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई कंट्री हो। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेटर क्या देता है, जोग्राफी क्या बता, पॉपुलेशन कैसा था। चाइना का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था वर्ल्ड में, है भी। इंडिया सेकेंड नंबर में रैंक करता है, पाकिस्तान पीछे है, उतना पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान की ज़्यादा है, 2% पर ईयर, इंडिया की 1.1%, चाइना की 0.6%। चाइना का रिड्यूस हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे वन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया गया कि अब आपका एक ही बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो सारी कंट्री का क्या है, लो है, मतलब क्या है, 1000 बॉयज़ के मुकाबले 940 गर्ल्स हैं इंडिया में, 1000 बॉयज़ के मुकाबले चाइना में 950 गर्ल्स हैं, ठीक है। 1000 बॉयज़ के मुकाबले पाकिस्तान में 952 गर्ल्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर में कितनी डेंसिटी है, कितना पॉपुलेशन है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर पे 138% हैं, ठीक है। डेंसिटी पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 358% स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान की 193, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। जीडीपी एंड सेक्टर्स, ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज अबाउट 9.5%, इंडिया का 5.8%, पाकिस्तान का 4.1%। ये पुराने डेटा है, ठीक है, इस साल सबके कम हो जाएंगे कोविड-19 की वजह से। कल्चरल कंट्रीब्यूशन 9% जीडीपी, चाइना का 9% जीडीपी जो है जीडीपी कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, विथ 37% ऑफ इस वर्क फोर्स एंगेज। 37% जो वर्क फोर्स है, काम 100% काम करने वाले मान लीजिए लोग हैं, तो उसमें से 37% लोग एग्रीकल्चर में है चाइना में। इंडिया में 19% जीडीपी आता है कहाँ से, 19% जीडीपी आता है एग्रीकल्चर से, और 56% लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, वर्क फोर्स
काम करने वाली जनसंख्या जो 100% में से 56% इन्वॉल्व हैं पॉपुलेशन में। पाकिस्तान में 21% आता है एग्रीकल्चर से और 45% ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना हैज़ बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरर एंड देन टू सर्विस, ठीक है। चाइना कुल मिला जुला के अपनी प्राइमरी सेक्टर को कम करते जा रहा है और सेकेंडरी और टर्शरी को बढ़ाते जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान, द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर। इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शिफ्ट डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टर्शरी सेक्टर पे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ई कॉम, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली। सेकेंडरी सेक्टर उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इंडस्ट्रीज और बिजनेस का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ये दिखाता है कि आपकी कंट्री में कितना एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ठीक है, और कितना लोग कमा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, वो दिखाता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है, कितना लोग कब तक जी रहे हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आप अपनी जीवन को कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक आप जिएंगे। तो जिस कंट्री का ये हाई रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो अच्छा रहता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाइना का ये है, इंडिया का ये है और पाकिस्तान का 0.5 है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा चाइना का है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट चाइना का सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान से। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट लो। इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कई बार हमने पढ़ चुका है कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो मर जाते हैं, उनको हम कहते हैं इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। जो एकदम नए नए पैदा हुए बच्चे हैं जो मर जाते हैं, उनको हम कहते हैं इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जितना लो रहेगा जिस कंट्री का, उतना अच्छा रहेगा। चाइना का 11% है पर 1000 बच्चों में, इंडिया का 37.8 है, इंडिया का 37.8 है पर 1000 में, और 50 पर 1000 में पाकिस्तान का है। यानी कि 1000 से अगर हम कंपेयर करें, 1000 बच्चों में से जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाइना में 11 मरते हैं और इंडिया में 39 के बीच मरते हैं 50 बच्चे 1000 में से। नए नए जो पैदा होते हैं वो पाकिस्तान में मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब है कि साफ़ सफाई, सैनिटेशन का मतलब है कि साफ़ सफाई। तो इसमें चाइना क्या है, बेस्ट परफॉर्मर है। 76% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अच्छी तरह से रहते हैं, नीट एंड क्लीन एरिया में रहते हैं, अच्छा खासा उन्हें वाटर प्रोवाइड होता है, पीने के लिए पानी होता है, स्वच्छता अच्छी रहती है। इंडिया में कंपेयर टू 39% और पाकिस्तान 63%, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, डेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अंडर नरिश्ड। जितना ज़्यादा इंडिया में लोग सफाई रखते हैं उतना ज़्यादा कहीं नहीं रखते हैं। आप लोग की मम्मी लोग देखते ही हैं कैसे भगाती होंगी आप लोगों को सफाई के लिए कमरे में से, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सफाई है, ये सही है, ठीक है। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन मतलब कि जिनको अच्छे से व्यवस्थाएं नहीं है, जिनके पास, जो कम कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड जिन्हें नहीं मिलता है, जो हेल्दी और डेवलपमेंट पे के अंडर में नहीं आते हैं। तो इंडिया में ऐसे 11%, इंडिया में, चाइना में 11% लोग हैं ऐसे, इंडिया में 20% है, पाकिस्तान में 20% है। इस सारे डिसीजंस जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो चाइना ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन दो इकोनॉमीज से कंपेयर करने पे, इंडिया और पाकिस्तान से। उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, और वर्किंग पॉपुलेशन अच्छा काम कर रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है वर्किंग पॉपुलेशन का, और फास्टर पेस पे ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का कंपेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। और बहुत अच्छा से इंडिया वर्क कर रहा है। आगे भी आने वाले समय में इंडिया टॉप पे रहेगा। 21वीं सदी इंडिया की ही है और किसी कंट्री की नहीं है। इंडिया विल बी बेस्ट। थैंक यू।